हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बिजनेस साइकिल्स करने वाले हैं। तो बिजनेस साइकिल आपको पता है बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इजी सा चैप्टर है। बट क्योंकि फेज 2 है तो थोड़ा इजी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा नया और थोड़ा अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर आ जाता है एग्जाम में तो वो हम कवर कर पाए। जहां पर मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊं जो हाल फिलहाल में थोड़ा न्यूज़ वगैरह में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है इन कंटेक्स्ट ऑफ 4 फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल। स्टैगफ्लेशन जो है वो हमारा ज्यादातर तब मिलता है जब इकोनॉमी ट्रांजिशन कर रही होती है थ्रू विच फेज, स्पेसिफिकली अंडर एन एडवर्स सप्लाई शॉक। देखो, स्टैगफ्लेशन क्या है? यहाँ पर हमारे पास में स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, राइट, और लो ग्रोथ। तो कंबाइंड यहाँ पर हमारे पास में ये किसके साथ में रहेगा कि एक स्टैंडर्ड रिसेशन जहां पर हमें प्राइस फॉल देखने के लिए मिल रहा है या स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू लो डिमांड। तो स्टैगफ्लेशन हमारे लिए टिपिकली ट्रिगर होता है एडवर्स सप्लाई शॉक के थ्रू। तो पीक से रिसेशन तक अगर हम आए तो आप देखेंगे कि जब इकोनॉमी अपनी पीक पर है तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर रही है, और अगर एक एडवर्स सप्लाई शॉक यहाँ पर लग गया इस स्टेज पर तो सडन स्पाइक हुए मान लो ऑयल प्राइसेस में, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ गई, या फिर हमारे पास में जो मार्जिन हमें मेंटेन करनी थी बिजनेसेस ने इन कॉस्ट को कंज्यूमर्स के पास पास ऑन करा। अब प्राइसेस यहाँ पर जंप कर जाएंगे, जैसे यहाँ पर डिमांड जो थी अब वो कम होने लगेगी। जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं डिमांड भी तो कम हो गई, तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम हुई, तो अब यहाँ पर हाई कॉस्ट और राइस प्राइसिंग कंज्यूमर परचेसिंग पावर को कम करते चले जाएंगे और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कम होने लगेंगी एंड इकोनॉमी रिसेशन की तरफ आपका आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया रिसेशन की तरफ। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही होगा, पीक टू रिसेशन। फिर ट्रफ टू रिकवरी में आप क्या होगा, देखो हमारे पास में ये वाला पीरियड ये होता है ट्रफ, राइट। अब हम मिनिमम कैपेसिटी में है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हमारे पास रिफ्लेशन शुरू हुआ। अब कंपनी धीरे धीरे अपना रिकवरी की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, पिकअप कर रही हैं। इन्फ्लेशन हमारा बहुत लो होगा क्योंकि यहाँ पर स्लैक है इकोनॉमी में। एक्सपेंशन टू पीक में क्या होता है, एक्सपेंशन टू पीक आपकी ये वाली पर्टिकुलरली लाइन हो गई जिसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। इकोनॉमी ग्रो कर रही है फास्ट, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो गई है, और यहाँ पर इसका जस्ट ऑपोजिट आपका स्टैग्नेशन में होगा, जो ये वाला पार्ट हमने देखा था, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर लेट रिसेशन टू अर्ली ट्रफ। अब ये रिसेशन से हम डिप्रेशन और डिप्रेशन से ट्रफ पर पहुंच गए, तो जो स्टैग्नेशन हमारा पार्ट है, ठीक है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सप्लाई शॉक एक्टिवली पुश कर रहा है प्राइसेस को ऊपर की तरफ, और इकोनॉमी स्लाइड डाउन कर रही है फ्रॉम द पीक, राइट। समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड बिजनेस साइकिल्स जो होती हैं उसमें इन्फ्लेशन और ग्रोथ जो है वो सेम डायरेक्शन में मिलती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन रूल ब्रेकर है जो कि सप्लाई साइड इश्यूज से ज्यादातर होता है और मोस्टली यहाँ पर विजिबल होता है एज इकोनॉमी फॉल करती है पीक से कॉन्ट्रैक्शन में। Which of the following is considered lagging indicator of the business cycle, typically changing directions only after the overall economy has already begun to follow a particular trend? देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, ये बोल रहे हैं लैगिंग इंडिकेटर है बिजनेस साइकिल का, क्योंकि डायरेक्शन चेंज केवल तभी करता है जब ओवरऑल इकोनॉमी हैज ऑलरेडी बिगन टू फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड। तो अब हमारे पास में यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर मतलब कि कंफर्मिंग इंडिकेटर्स की बात हो रही है, ये चेंज होते हैं जब इकोनॉमी एज अ होल हैज चेंज्ड। तो ये यूजफुल होते हैं कंफर्म करने के लिए कि एक ट्रेंड हमारे पास रिसेशन चल रहा है या एक्सपेंशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पर फर्म्स जो हैं हेजिडेंट हैं कि वो वर्कर्स को इमीडिएटली फायर करें जब एक टर्म डाउन टर्न स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोली हायर करना पहले तो बंद करेंगे, ठीक है। ऑल्सो ऐसे ही है, जब हायरिंग करनी होगी तो भी स्लोली रिकवर होगा, अगर मान लो तो हायर भी स्लोली स्लोली करना शुरू करते हैं।
तो दे आर श्योर कि ये जो ट्रेंड है ये सस्टेनेबल है, तभी आगे बढ़ेंगे। अब सीपीआई की बात कर लो आप, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो प्राइसेस यूजुअली आपका टाइम लेते हैं एडजस्ट करने में डिमांड और सप्लाई को। इन्फ्लेशन जो है वो आपका कंटिन्यू करेगा टू राइज शॉर्टली आफ्टर अ पीक, एंड देन यहाँ पर आपके पास में लो रहेगा फॉर अ वाइल आफ्टर अ ट्रफ। तो अगर आप देखेंगे जैसे सीपीआई है जनवरी का फरवरी में आया है ना, तो कंफर्मिंग ट्रेंड है, ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं। अगर मैं बोलूँ लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं? प्रेडिक्टिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इकोनॉमी में चेंजेस होने से पहले ये चेंज होना शुरू कर देंगे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट करेंगे फ्यूचर अर्निंग्स को, तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने लग जाते हैं रिसेशन से पहले और रैली करते हैं रिकवरी से पहले। बिल्डिंग परमिट इंक्रीज परमिट्स इंडिकेट कर रही है कि फ्यूचर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और यील्ड कर्व में हमारे पास एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व बनेगा। एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व हमें क्या बता रहा है कि फेमस प्रेडिक्टर है ये अपकमिंग रिसेशन का, ठीक है। फिर कुछ होते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंट में हमारे पास में ये रियल टाइम में इकोनॉमी के साथ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है करंट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लेवल्स को। तो ये आपका कंफर्मिंग हो सॉरी कोइंसाइडेंट हो गया। और ये आपका स्टॉक मार्केट वाला लीडिंग में आ गया। सीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट आपका कंफर्मिंग या लैगिंग में आ गए। इसके बाद में बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग चार्ट्स आपके अगेन लीडिंग में आ गए और यील्ड कर्व आपका लीडिंग में आ गया, ठीक है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो विंड शील्ड की तरह काम करेंगे, दे शो यू व्हाट इज कमिंग। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स आपके स्पीड मीटर की तरह होते हैं कि भाई कितना फास्ट आप अभी जा रहे हो। और लैगिंग इंडिकेटर्स आपके रेयर व्यू मिरर की तरह है, जिसमें कि आप कंफर्म कर सकते हो चीजें जो कि ऑलरेडी यहाँ पर थी, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ। According to the real business cycle theory, what is the primary cause of fluctuation in economic activity? अब देखो हमारे पास रियल बिजनेस साइकिल थियरी में यहाँ पर ना तो कीनेसियन जैसा जाएंगे ना मॉनिटेरिस्ट की तरह जाएंगे। ये फोकस करते हैं डिमांड साइड इश्यूज क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आरबीसी थियरी जो है वो आर्ग्यू करती है कि जो बिजनेस साइकिल है वो रियल शॉक से होते हैं, ना कि मॉनिटरी या फाइनेंशियल से। तो सप्लाई साइड ड्रिवन, यहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी। अगर एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको हमने इन्वेंट करा है और एक पॉजिटिव शॉक लगा, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी राइज होगी, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। नेचुरल डिजास्टर अगर आ गई तो स्पाइक होगा रिसोर्स कॉस्ट में, नेगेटिव शॉक होगा, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। रैशनल मार्केट्स, तो आरबीसी के जो थियरिस्ट हैं उनका मानना है कि मार्केट्स हमेशा अपने इक्विलिब्रियम में ही होते हैं और इंडिविजुअल्स यहाँ पर रैशनल चॉइसेस लेते हैं। तो अगर एक रिसेशन आ भी जाएगा तो एक एफिशिएंट रिस्पांस इकोनॉमी जो है वो देती है टू द नेगेटिव चेंज इन प्रोडक्टिविटी। और मनी ये बोलते हैं न्यूट्रल है, चेंजेस अगर मनी सप्लाई में हो रहे हैं तो वो रियल वेरिएबल्स जैसे कि जीडीपी हमें लॉन्ग रन में अफेक्ट नहीं करते, वो केवल इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप बताओ व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन? रैंडम एक्सोजीनियस शॉक थ्रू द सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी। क्लियर? यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स का ये बोल रहे हैं, ये तो किनेजियन कॉन्सेप्ट था जिसमें ह्यूमन इमोशंस की बात की गई थी। मनी सप्लाई में मॉनिटेरियस की बात हो रही थी कि भाई मॉनिटेरियस व्यू क्या रहता है, जिसमें मिल्टन फ्राइडमैन वाला हम लेकर चलते हैं कि मिसमैनेजमेंट जो होगी मनी सप्लाई की उससे साइकिल्स कॉज होती है। स्टिकी वेजेस या फिर इनफ्लेक्सिबल वेजेस और प्राइसेस जो होते हैं, ये न्यू कीनेसियन व्यू है जहां पर ये बोलते हैं कि भाई क्यों मार्केट्स क्लियर नहीं होते हैं और रिसेशन परसिस्ट क्यों करता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर आपके फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आरबीसी को अगर आपको समझना है तो आप देखो कैसे अगर कोई शॉक आता है तो प्रोडक्शन फंक्शन में और लेबर मार्केट में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीसी थियरी में रिसेशन जो है वो एक फेलियर नहीं है मार्केट का, रेदर ये इकोनॉमी एडजस्ट कर रही है आउटपुट टू अ लोअर लेवल, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो टेम्परली ड्रॉप कर चुकी है। तो जैसे एक फार्मर है कम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि एक बैड हार्वेस्ट था, तो शॉक रियल है, ना कि यहाँ पर बैड बैंकिंग पॉलिसी या लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट था। During the recovery phase of a business cycle, which of the following sequences of event is most likely to occur? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, रिन्यूड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी इससे बढ़ेगी।
तो रिकवरी या एक्सपेंशन फेज क्या है, ट्रांजिशन हो रही है, कहाँ से, ट्रफ से बैक टवर्ड्स पीक। तो यहाँ पर हमारे पास में सीक्वेंस टिपिकली अनफोल्ड हो रहा है। जैसे जब ट्रफ होगा तो फैक्ट्रीज जो है लो कैपेसिटी में है, डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी, पिकअप करेगी, फर्म्स अपनी जो एग्जिस्टिंग आइडल मशीनरी है उनको यूज करेंगे। अब यहाँ पर जैसे जैसे सेल्स ग्रो करेंगी, फर्म्स एक पॉइंट पर आएंगी जहां पर वो इक्विपमेंट को अपने फुल पोटेंशियल में यूज कर रही है, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, फर्म्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं नई मशीनरी में, फैक्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है, ताकि फ्यूचर डिमांड को मीट कर पाए। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारी रिकवरी को एक्सेलरेट कर देता है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए आपका, बी होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट होती है। देखो ये होता है लेट एक्सपेंशन या पीक के टाइम पर, जब सेंट्रल बैंक कूल डाउन करना चाहती है इन्फ्लेशन को। अर्ली रिकवरी में इंटरेस्ट रेट हमारे लो होते हैं ताकि बोरोइंग्स एनकरेज हो। बैंक के पास से भी तो कोई खरीदने नहीं आ रहा था ना लोन्स वगैरह। इन्वेंट्री लेवल्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एज डिमांड फॉल। ये कब होता है, रिसेशन के टाइम पर होता है, जब एक रिकवरी में इन्वेंट्रीज एक्चुअली डिक्रीज करेंगी इनिशियली, क्योंकि सेल्स आपकी हायर राइज कर रही थी फास्टर देन द प्रोडक्शन। तो एक अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिप्लीशन हो गया। रियल वेजेस ये बोल रहे हैं फॉल फास्टर देन प्राइजेस। देखो जब वेजेस स्टिकी होती हैं तो रिकवरी में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होती है। इवेंचुअली कंपटीशन जो है लेबर के लिए वो रियल वेजेस को ऊपर की तरफ लेकर जाता है, ना कि नीचे की तरफ। यील्ड कर्व हमारे ये बोल रहे हैं इन्वर्टेड होता है। तो ये क्लासिकल सिग्नल होता है इम्पैंडिंग रिसेशन का। इम्पैंडिंग रिसेशन में आपका यील्ड कर्व जो होगा वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, चलो। तो रिकवरी एक रेस्टोरेंट की तरह है जिसमें बिजनेस यहाँ पर आपका बार बार आ रहा है और ज्यादा बिजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्प्टी टेबल्स होती हैं वो अब आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तरफ आप धीरे धीरे आने लग जाओगे। जब सारी टेबल्स आपकी फुल हो जाती हैं तो आप डिसाइड करते हो कि अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन या एक सेकंड ब्रांच अपनी खोलोगे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। द इन्वर्टेड यील्ड कर्व इज ऑफन साइटेड बाय द इकोनॉमिस्ट एज अ रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर ऑफ विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। अभी बताया था रिसेशन में होता है। तो नॉर्मल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में यील्ड कर्व जो होता है वो स्लोप करता है अपवर्ड। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हायर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर, ठीक है, डिमांड करते हैं टू लॉक देयर मनी अवे फॉर लॉन्गर पीरियड। जैसे 10 साल का बॉन्ड हो गया कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, अकाउंटिंग फॉर द रिस्क ऑफ टाइम एंड इन्फ्लेशन। और एक इन्वर्टेड यील्ड कब आपका कब आएगा, जब यहाँ पर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हायर हो जाते हैं लॉन्ग टर्म रेट से। तो अब यहाँ पर हमारे पास में रिसेशन कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, तो इन्वेस्टर्स रिफ्लेक्ट करेंगे मार्केट की कलेक्टिव पैसिमिज्म। अभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, हम पैसिमिस्टिक हैं। ठीक है, तो अब ये जो पैसिमिज्म है ये हमारा नियर फ्यूचर के लिए होता है, दो मेन रीजन से। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन रेट कट की। इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी सो मच दैट कि सेंट्रल बैंक जो है वो फोर्स रहेंगे टू कट इंटरेस्ट रेट्स इन द फ्यूचर टू स्टिमुलेट ग्रोथ। ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदेंगे नाउ टू लॉक इन करेंट रेट्स, जो कि लॉन्ग टर्म यील्ड यहाँ पर जो है उसको डाउन लेकर आएंगे। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में जो कर्व है वो इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने रेस किए हैं शॉर्ट टर्म रेट्स को एग्रेसिवली ताकि इन्फ्लेशन से फाइट करें। अब ये जो हमारे पास में हाई शॉर्ट टर्म रेट्स हैं ये बोरोइंग्स को एक्सपेंसिव करते हैं फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, इवेंचुअली चोक डाउन कर देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को और एक रिसेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन और बूम में क्या होता है, यहाँ पर कर्व हमारा टिपिकली स्टीप और अपवर्ड होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हायर ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करते हैं। पीक में हम यहाँ पर फ्लैटन कर जाते हैं। तो पीक में हमारे पास ट्रांजिशन एक्सपेंशन से अब कॉन्ट्रेक्शन की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। रिकवरी में हमारे पास में रिसेशन के बाद में जब कर्व यूजुअली रिटर्न करेगा नॉर्मल अपवर्ड स्लोप की तरफ, सेंट्रल बैंक क्या करते हैं शॉर्ट टर्म रेट को हमारा काफी लो रखते हैं ताकि न्यू साइकिल को एनकरेज करें। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो है वो बहुत ही एक्यूरेट अर्ली वार्निंग सिस्टम रखा गया है। एंड अगर आप अपनी डेवलप्ड इकोनॉमीज देखोगे तो रिसेशन में हमेशा ही एक यील्ड कर्व इन्वर्जन फॉलो किया है विद अ लैग ऑफ रफली 12 to 8 मंथ्स। ठीक है, तो अगर मार्केट बोल रहा है ना शॉर्ट टर्म लोग हमारे रिस्की हैं या एक्सपेंसिव हैं, तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर बैट कर सकते हैं। In a K-shaped recovery,
टर्म फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पोस्ट 2020 इकोनॉमिक एनालिसिस। ये पूछ रहे हैं के शेप्ड रिकवरी में के क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, नॉलेज बेस्ड सेक्टर रिकवर फास्टर देन मैनुअल, नहीं। देखो के शेप आपका बनता कैसे है, पहले तो वो देखो आप। तो हमारे पास दो लाइंस बनती हैं, एक कुछ इस तरीके से बनती है नीचे की तरफ जाकर, और एक कुछ आपकी इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो आपको रिकवरिंग इंडस्ट्रीज की दिखाएगी, और ये आपकी जहाँ पर इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस की जरूरत है, जैसे टेक्नोलॉजी, रिटेल, सॉफ्टवेयर आपका आ गया। और इंडस्ट्रीज जहाँ पर असिस्टेंस चाहिए, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी या फूड सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। तो एक के शेप रिकवरी आपकी तब होती है जब डिफरेंट पार्ट जो है इकोनॉमी के वो डाइवर्स कर रहे हैं फॉलोइंग अ रिसेशन। तो कुछ सेक्टर्स और पॉपुलेशन ग्रुप्स जो है वो बाउंस बैक कर गए क्विकली, जैसा हमने यहाँ पर देखा। जबकि जो कुछ सेक्टर्स हैं या पॉपुलेशन ग्रुप हैं, ये यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं, स्टेगनेंट रह जाते हैं। तो डाउनवर्ड आर्म बना रहे हैं ये के की। तो ये जो टू आर्म्स हमारी के की बन रही हैं, इसमें ये आपका फेमस कब हुआ, कोविड-19 के टाइम पर। तो अपवर्ड पाथ में जनरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर, लार्ज कॉर्पोरेट्स, व्हाइट कॉलर वर्कर्स आते हैं जो रिमोटली काम कर सकते हैं। इनकी वेल्थ इंक्रीज हुई थी क्योंकि स्टॉक मार्केट्स राइज किए और प्रॉपर्टी वैल्यूज भी। यहाँ पर आपके पास ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, फूड सर्विस, ब्लू कॉलर, गिग वर्कर्स आते हैं, और ये प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस क्लोजर्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखते हैं। नॉलेज बस बेसिस पर और यहाँ पर मैनुअल सेक्टर्स में अगर देखें, तो ये रिसेंट के शेप्ड रिकवरी जो हुई है इंडिया की, इसमें था, लेकिन के जो है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड नहीं था नॉलेज वर्सेस मैनुअल में, रेदर स्मॉल बिजनेस वर्सेस लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए था, या हाई इनकम वर्सेस लो इनकम हाउस होल्ड्स। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और लेबर इंटेंसिव में यहाँ पर भी हम देखेंगे ब्रॉडर के डाइवर्जेंस का ये सबसेट था, लेकिन के शेप जो होती है वो हमारी सेक्टोरल और सोशल इनइक्वालिटी को ज्यादा दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आंसर आपका डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमी के अलग अलग रेट्स और डायरेक्शंस में ग्रो कर रही हैं। Which of the following statements is incorrect regarding boom और overheating phase? तो हमारे पास में ये पहला बोल रहे हैं कि देखो एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल से ज्यादा है, दूसरे में आउटपुट गैप पॉजिटिव है, तीसरे में अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बिलो, सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करेगा अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या डिमांडफुल इन्फ्लेशन होगा। देखो, हमारे पास में यहाँ पर बूम जब होता है, इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करती है खुद यहाँ से, और इस इकोनॉमी को यहाँ पर बर्नआउट ना हो जाए या हाइपर इन्फ्लेशन ना फॉलो करे, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, हॉकिश जिनको हम बोलते हैं, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगा, जिसमें अकोमोडेटिव पॉलिसी रखता है। तो रिसेशन या ट्रफ्स में तो अकोमोडेट करेगा ग्रोथ को बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज यहाँ पर जैसे बूम्स में हुई हैं, तो उसमें रिस्ट्रेन करेगा ग्रोथ को, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा, लिक्विडिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इसीलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी बूम में इकोनॉमी जो है वो ओवर टाइम काम कर रही है, फैक्ट्रीज 24/7 रन कर रही हैं, इवन लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन हमारा बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर पॉजिटिव आउटपुट गैप देखेंगे, तो आउटपुट गैप क्या है, एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी, तो यहाँ पर ओवर परफॉर्म करें, गैप पॉजिटिव होगा। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पर नेचुरल या फिर नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कैसा होगा, हमारा काफी ज्यादा यहाँ पर नेचुरल रेट जो होगा वो काफी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा नेचुरल से। इन बूम डिमांड जो होती है लेबर की वो इतनी हाई होती है कि इवन जो लोग हैं यूजुअली बिटवीन जॉब्स वो हायर होते हैं, पुश करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को अनसस्टेनेबली लो लेवल्स पर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाती है, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई कॉन्फिडेंस, हाई एम्प्लॉयमेंट सॉरी, और हाई कॉन्फिडेंस हमारे लिए यहाँ पर कंज्यूमर्स ज्यादा एग्रेसिवली स्पेंडिंग कर रहे हैं, सप्लाई जो है वो अब यहाँ पर ओवरहीटेड डिमांड को के साथ पेसअप नहीं कर पा रही है, स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रही है, या फिर अलाइन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से डिमांड और प्राइसेस दोनों ही राइज करते हैं शार्पली। तो बूम कैसा है, एक रनर स्प्रिंटिंग की तरह है जो कि एक पेस पर यहाँ पर भाग रहे हैं, कि यहाँ पर एक फुल मैराथन जो हमारे पास मेंटेन नहीं की जा सकती, इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे। अगर मैं आपको 100 मीटर की रेस में भगाऊं और 400 मीटर,
तो 400 मीटर के लिए आप थोड़ा स्लो जाओगे शुरुआत में, धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, है ना? 100 मीटर में क्या होगा, अगर बहुत तेज़ दौड़ कर नहीं जाओगे तो हार जाओगे, और 400 में एकदम शुरुआत में जैसे बहुत तेज़ दौड़ेंगे, तो 200 मीटर के बाद एकदम थक जाते हैं, ठीक है? अगर आप थोड़ा बहुत भी ये सब किया है तो आपको पता ही होगा। तो इवेंचुअली क्या होता है, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर एक कोच की तरह काम करता है, जो रनर को बोल रहा है कि स्लो डाउन कर लो, इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ करेगा और कोलैप्स नहीं होने देता है, डीप रिसेशन में हमारी इकोनॉमी को नहीं जाने देता। एक्सेलरेटर प्रिंसिपल बिज़नेस साइकिल थियरी में क्या सजेस्ट करता है? देखो, ये हमें सजेस्ट करता है कि क्यों इन्वेस्टमेंट मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है बिजनेस साइकिल का। ये सजेस्ट करता है कि जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करेंगी रेट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट यहाँ पर हमारा रेदर देन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर जब कंज्यूमर्स बाय करना स्टार्ट करते हैं ज्यादा गुड्स, तो फर्म्स इनिशियली अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को यूज करती हैं। एक बार ये अपनी फुल कैपेसिटी पर पहुंच गई तो इवन 5% अगर मॉडेस्ट इंक्रीज हुआ कंज्यूमर डिमांड में, तो 50% इंक्रीज नई मशीनरी में करना पड़ जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेटर इफेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, फैक्ट्री, ये लॉन्ग टाइम चलती हैं, डिमांड फॉर न्यू कैपिटल हाईली सेंसिटिव है टू चेंजेस इन डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? एक स्मॉल इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड लीड्स टू अ proportionately larger increase in investment. Small change in demand will lead to proportionately larger increase in investment. ठीक है? मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी या मॉनेटरी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल की नहीं कर रहा। यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए बोल रहे हैं, तो ये कीनेजियन का मल्टीप्लायर था, जहाँ पर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर साथ में काम करते हैं, सुपर मल्टीप्लायर बनाते हैं, और मल्टीप्लायर स्पेसिफिकली देखते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ा देंगी। फिर यहाँ पर लो टैक्सेस ये बोल रहे हैं एक्सेलरेट करेंगे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, तो ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मल्टीप्लायर किसके बारे में बात करता है? मल्टीप्लायर बात करता है इन्वेस्टमेंट से इनकम की तरफ, ठीक है? और यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर फोकस किया जाता है, स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा स्पेंडिंग क्रिएट करती है। एक्सेलरेटर में क्या करते हैं हम, यहाँ पर कंजम्पशन या डिमांड इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो पर हमारा ध्यान रहता है, और अगर सेल्स ग्रो करती हैं तो बूम हमें बिल्डिंग्स में करनी पड़ती है, ठीक है? मान लो एक बेकरी का ऑर्डर 10% से ज्यादा बढ़ गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो 10% यहाँ पर किसी वैन से अगर इनको डिलीवर करनी है तो 10% नई वैन्स खरीदेंगी, वेदर उनको एक पूरी नई वैन खरीदनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर एक क्या हुआ, बेसिकली इनको एक पूरी की पूरी नई फिक्स एसेट खरीदनी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म में यूज करनी है, तो मैसिव एक्सेलरेशन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में। रिगार्डिंग द ट्रफ फेज कंसीडर द फॉलोइंग। ये ट्रफ फेज था। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रीच द लोएस्ट पॉइंट, growth rate becomes positive but remains below the trend line, credit demand is at its peak followed by the recovery phase। तो यहाँ पर आपके पास में कौन से स्टेटमेंट्स आपके जो हैं करेक्ट होंगे? सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज का देखें तो ये लोएस्ट पॉइंट पर है, ट्रफ का मतलब ही बॉटम बिजनेस साइकिल है, ये दिखाता है कि कहाँ पर डिक्लाइन हुआ जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट जो है वो फाइनली रुक गया है बिफोर रिवर्सिंग। फिर ये बोल रहे ग्रोथ जो हो रही है हमारी वो पॉजिटिव है बट रिमेन्स बिलो द ट्रेंड लाइन, तो ये तो हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रही है ना। तो यहाँ पर ट्रफ इटसेल्फ हमारी जो ग्रोथ रेट है वो मोस्ट नेगेटिव होगी, जहाँ पर कंपनीज इवन शट डाउन हो जाती हैं, अपना वर्स्ट फेज देखती हैं, ट्रांजिशन जो है पॉजिटिव रेट में यहाँ पर अब आपकी बिगनिंग होनी शुरू होगी रिकवरी फेज की, ठीक है? क्रेडिट डिमांड यहाँ पर पीक पर नहीं होगी, लोएस्ट पर होगी, क्योंकि कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस एकदम ही लोएस्ट जा चुके हैं, कंपनीज अब यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करना चाहती हैं, अवॉइड कर रही हैं बिग टिकट परचेसेस। क्रेडिट डिमांड जो है वो यूजुअली आपकी लोएस्ट पॉइंट पर होगी, ना कि पीक पर होगी। क्रेडिट डिमांड पीक करती है ड्यूरिंग द लेट एक्सपेंशन या बूम फेज, ठीक है? और इट इज फॉलोड बाय रिकवरी फेज। हाँ, ये सही है कि इसको यहाँ पर इसके बाद में क्या आएगा, आपका रिकवरी आ जाएगी। तो होता कैसे है, सबसे पहले आपका एक्सपेंशन चलता है, बूम पर आते हैं, पीक पहुंचते हैं, पीक के बाद में यहाँ पर रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद फिर से एक्सपेंशन, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में ट्रफ फेज में क्या क्या होता है, देखो
अगर मैं बोलूँ आउटपुट गैप, तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पर होगी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लोएस्ट पर होंगे, क्योंकि बैंक चाह रहे हैं, सेंट्रल बैंक चाहते हैं कि भाई लोग यहाँ पर जल्द से जल्द बोरोइंग करें, इन्वेस्टमेंट करें अपने बिज़नेसेस में। और इन्फ्लेशन की बात करें तो ये बहुत लो होता है, डिफ्लेशन के साइन हमारे सामने आते हैं, ठीक है? तो ट्रफ में जो ग्रोथ रेट है वो अपनी मिनिमम पर होती है, क्रेडिट डिमांड एक्चुअली लोएस्ट पर होती है, क्योंकि बिज़नेस कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है। Automatic stabilizers are instruments that influence the business cycle without explicit government action. Which of the following is an example? देखो, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज या प्रोग्राम जो कि ऑफसेट करेंगे फ्लक्चुएशंस नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बिना यहाँ पर एडहॉक या फिर स्पेसिफिक इंटरवेंशन के गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स के। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इनटू और आउट ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारे पास एक रिसेशन के टाइम पर इनकम टैक्स अगर हम देखें, लोग यहाँ पर अर्न लेस करते हैं या लूज करते हैं जॉब्स, तो ऑटोमेटिकली वो एक लोअर टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं ड्यू टू प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द टैक्स, जिससे कि यहाँ पर लेस मनी जो है वो हम इकोनॉमी से लेकर आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में क्या होगा? जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इन बेनिफिट्स के ऊपर वो इंक्रीज होगी, और कैश जो है वो इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल आएगा हु विल स्पेंड इट। तो प्रॉप अप होगा एग्रीगेट डिमांड। अब बूम की बात कर लेते हैं, तो इनकम टैक्स हमारे पास में बूम में राइज करती है इनकम, तो टैक्स भी लोग ज्यादा देंगे, हायर टैक्स ब्रैकेट्स में पहुंचकर गवर्नमेंट यहाँ पर कलेक्ट करेगी, ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी, इकोनॉमी कूल डाउन होगी और ओवर हीटिंग से बचेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि लोगों को काम मिल रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पर बेनिफिट्स पर स्पेंडिंग कर पा रही है, जो कि पहले यहाँ पर आपका कर रही थी, अब वो कम हो गया है, क्योंकि अब लोगों के पास काम है तो उन्हें इतने बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है, तो स्टिमुलस भी आपका कम हो गया। अब ये बोल रहे हैं ओएमओ रेपो रेट, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन ले रही है, पॉलिसी मेकर्स एक्शन लेंगे इस पर, तो ये तो गलत हो गया। फिर ये बोल रहे हैं आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स यहाँ पर, तो ये तो इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं आईएमएफ के थ्रू, तो इनका कोई भी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ पर आपकी प्रॉफिट के ऊपर है, फिस्कल पॉलिसी टूल नहीं है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ये रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को हम कम करेंगे, क्योंकि लोग अब यहाँ पर ज्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा अपनी उनकी इनकम ब्रैकेट्स इंप्रूव हो गई, तो उनको सब्सिडीज वगैरह कम मिलेंगी, सिंपल है, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज जैसे कि एक नई लॉ हमने यहाँ पर पास की ताकि एक हाईवे बिल्ड करें, ये सब बहुत ज़्यादा लंबा समय ले जाते हैं इम्प्लीमेंट करने में। तो हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं? इंस्टेंटली अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब इंडिविजुअल इनकम चेंज होगी या उनकी जॉब चली जाएगी, तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है अगेंस्ट इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, हाइप कर दिया करो जो भी वीडियोस आपको दिखते हैं, स्पेशली जो बड़े वाले वीडियोस होते हैं ना, जो मैं मर्ज करके डालती हूँ, तो अगर आप पढ़ रहे हो उनसे तो उनको हाइप कर दिया करो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।